नमस्कार। कोरोना जैसी महामारी और उस व्याधि से ग्रसित होकर सपरिवार लगभग 1.5 महीने बाद मैं आज फिर आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। निबंधों की जो श्रृंखला हमारी चल रही थी उसी में आज का विषय है हमारा भारत एक है निबंध। इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। पेपर द्वितीय है हमारा प्रश्न पत्र, जिसमें ये अध्याय है आपका। रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख साहित्यकार हैं भारत के, हिंदी जगत के। उनका जन्म 1908 में, देहावसान 1974 में हुआ। ओज और तेज के कवि के रूप में विख्यात हैं। राष्ट्र कवि की उपाधि भी इनको दी जाती है। वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय चेतना के सच्चे प्रतिनिधि कवि हैं। इनके साहित्य में और काव्य में विशेषकर भारत के एक और गौरव का गायन है। वहीं शांति, बंधुत्व, मनुष्यता, युद्ध विरोध के भी संदेश हैं। इनकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि प्रेम में भी आध्यात्म की स्थापना करते हैं। उर्वशी इसका ज्वलंत प्रमाण है। जितने बड़े ये कवि थे उतने ही बड़े साहित्यकार भी थे, गद्यकार भी थे। उन्होंने अपने समकालीन कवियों के काव्य की सम्यक आलोचना कर अपनी संवेदनशीलता का प्रमाण भी दिया। चक्रवात नामक जो उनका आलोचनात्मक ग्रंथ है, उसमें उनके कविता विषयक विचारों की मीमांसा है। दिनकर की राष्ट्रवादी सोच का उनके लेखन पर पूर्णतः प्रभाव रहा। संस्कृति के 4 अध्याय उनके द्वारा प्रणीत ऐसा अमूल्य ग्रंथ है जो उन्हें यशस्वी बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। इस ग्रंथ में उन्होंने भारतीय संस्कृति की मौलिक व्याख्या की है तथा उसके आधारभूत तत्वों का विवेचन किया है। दिनकर ने साहित्य, संस्कृति, धर्म, नैतिकता, भाषा आदि विषयों पर मौलिक निबंध लिखे हैं। उनकी गद्य की भाषा में ओज के साथ प्रवाह भी चरम पर है। उनकी शैली की विशेषता पाठक को बांधने की अभूतपूर्व क्षमता है। आपके द्वारा लिखित भारत एक है निबंध संस्कृति के 4 अध्याय नामक पुस्तक से लिया गया है। इस निबंध में उनकी राष्ट्रीय भावना को प्रखर अभिव्यक्ति मिली है। इस निबंध में उन्होंने ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक दृष्टि से भारत की एकता के सूत्रों की पड़ताल की है और यह प्रमाणित किया है कि विविधता में एकता भारत की बहुत बड़ी शक्ति रही है। निबंध में लेखक कहते हैं, भारत देश के नक्शे को जब हम ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि इस देश के 3 भाग प्राकृतिक दृष्टि से दिखाई देते हैं। पहला उत्तरी भाग जो हिमालय से विंध्याचल तक फैला है। दूसरा विंध्य से लेकर कृष्णा नदी तक का दक्षिणी प्लेटो कहलाने वाला भाग। कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक का तीसरा भाग है। देश को राजनीतिक रूप से एकीकृत करने की बहुत कोशिशें प्राचीन काल से अब तक होती रही हैं। यथा पहल अगस्त्य ऋषि ने विंध्याचल को पार करके दक्षिण में लोगों को अपना संदेश सुनाया। फिर भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई कर विंध्याचल पर्वत को पार किया। रामचंद्र जी के काल में जो एकता भारतीय संदर्भ में स्थापित हुई वह महाभारत काल तक विद्यमान रही। रामायण और महाभारत के मध्य 5000 वर्षों का समय है लगभग, तथापि ये एकता विद्यमान रही। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ तथा कुरुक्षेत्र के मैदान में हुए महाभारत के युद्ध में दक्षिण के वीरों ने भाग लिया था। यह इस बात का प्रमाण है कि एकता रामायण काल में जो स्थापित हुई थी वो महाभारत काल तक विद्यमान थी। तत्पश्चात चंद्रगुप्त,
अशोक, विक्रमादित्य आदि राजाओं ने देश को एकीकृत करने की अनेक कोशिशें की, परंतु भौगोलिक और प्राकृतिक बनावट के कारण एकता उतना स्थायी रूप से नहीं रह पाई। देश की प्राकृतिक बनावट ने इसे संघ राज्य के रूप में स्थापित रह पाने में सदैव बाधा उपस्थित की। इसका कारण रहा कि यहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ और पहाड़ हैं, जिनका एक अवगुण यह भी रहा कि वे देश के भीतर अलग अलग क्षेत्र बना देते हैं और लोगों में क्षेत्रीयता की भावना हो जाती है। यथा जलवायु की दृष्टि से दूसरी ओर देश में विभिन्नता के कारण लेखक बता रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने पहला कारण दिया कि बड़ी बड़ी नदियाँ और पहाड़ हैं जो देश को आपस में ही वर्गीकृत कर देते हैं और क्षेत्रीयता की भावना को लोगों के बीच में उपस्थित कर देते हैं। जलवायु की दृष्टि से यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि एक ओर कश्मीर है, भारत के दक्षिणी छोर पर कुमारी अंतरीप है, जहाँ के घरों की रचना और लोगों के रंग रूप श्रीलंका जैसा है। चेरापूंजी यहाँ है जहाँ 50 इंच से अधिक वर्षा होती है और थार मरुस्थल भी यही है जहाँ नाम मात्र की वर्षा होती है। धरती की रूपरेखा और जलवायु का प्रभाव उस पर पड़ने वाले लोगों के शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है। हम जिस परिवेश में रहते हैं वैसा वातावरण, वो जलवायु हमारी वेशभूषा, हमारे रहन सहन, हमारे खान पान पर प्रभाव डालती है। इसी कारण पहाड़ और रेगिस्तान में के लोगों की जिंदगी का जब हम मूल्यांकन करते हैं, जब हम उसकी ओर दृष्टि डालते हैं, तो हम पाते हैं कि इन लोगों की जिंदगी जरा मुश्किल है। अब प्रकृति की विभिन्न कठिनाइयों को झेलने से यहाँ के लोग आजाद तबीयत, साहसी एवं निर्भीक हो जाते हैं। विपरीत परिस्थितियां मनुष्य को मजबूत बनाती हैं। यही बात है, प्राकृतिक दृष्टि से विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को झेलने के कारण लोग आजाद तबीयत, साहसी, निर्भीक होते हैं। भारतीय इतिहास में यदि मराठों और राजपूतों की वीरता की बात करें तो इस हेतु ये श्रेष्ठ उदाहरण है। मराठे पहाड़, राजपूत रेगिस्तान, इन जगहों पर रहने के कारण। इसके विपरीत जब हम नदियों के पठारों में रहने वाले लोगों की ओर देखते हैं तो पाते हैं वो किसान तबीयत के होते हैं। उन्हें परिश्रम अपेक्षाकृत उतना नहीं करना पड़ता। परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं किसानी तबीयत के होते हुए वो उतने तगड़े नहीं होते जितने राजस्थान, मराठा, इन क्षेत्रों के होते हैं। जलवायु एवं क्षेत्रीय सुविधा ही के अनुसार ही लोगों का हम देखते हैं कि खान पान होता है। इसलिए भारत के लिए एक विडंबना भी है कि हम यहाँ किसी एक पोशाक या खाद्य पदार्थ को राष्ट्रीय घोषित नहीं कर सकते। यदि हम किसी एक विशेष प्रकार के भोजन को राष्ट्रीय घोषित कर दें या किसी एक प्रकार के खान पान को एक प्रकार का घोषित कर दें, राष्ट्रीय घोषित कर दें, तो निसंदेह वह उत्कृष्ट विचार घोषित नहीं हो पाएगा। जैसे अगर रोटी और उड़द की दाल, रोटी और मांस को यदि राष्ट्रीय भोजन बना दें तो पंजाबी लोग तो मजे में रह लेंगे, लेकिन बिहार और बंगाल के लोगों का हाल बुरा हो जाएगा, क्योंकि बंगाल, बिहार इस तरफ पानी की अधिकता के कारण चावल अधिक बोया जाता है। इसी तरह अगर हम यह कानून बना दें
कि हर हिंदुस्तानी को चप्पल पहनना अनिवार्य होगा, तो कश्मीर के लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहाड़ पे चलने वाले लोगों के लिए चप्पल उतना उपयुक्त नहीं हो पाती है। इस प्रकार जलवायु और क्षेत्रीय सुविधा के अनुसार पहनावे और ओढ़ दोनों में ही विभिन्नता भारत में दिखाई देती है। विविधता की जब हम बात करते हैं तो हमारे देश में प्रचलित अनेक भाषाएं हैं जो हमें परस्पर अजनबी कर देती हैं। उत्तर भारत से गुजरात बंगाल तक तो ठीक है, लेकिन दक्षिण में भाषा के भेद हमें मुश्किल में डाल देता है। उत्तर का हिंदी भाषी दक्षिण भारत में उस भाषा के लिए बिल्कुल अपरिचित होता है। तो इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की विविधताएं, मुश्किलें भारत के लिए एकीकरण के लिए उपस्थित हैं। परंतु आधुनिक युग की जब हम बात करते हैं तो नवीन वैज्ञानिक साधनों के विकास से इस प्रकार की अनेक बाधाएं दूर हो गई हैं। यातायात के साधनों के विकास से पहाड़ों, नदियों का लांघना आसान हो गया है। अकाल, विद्रोह, बाढ़, इन सभी परिस्थितियों पर विजय पाना आसान हो गया है। इस कारण भारत अब दृढ़ता से एकीकृत हो गया है। भाषा भेद की समस्या का निराकरण तब होगा जब हिंदी और अहिंदी भाषी दोनों क्षेत्रों में हिंदी भाषा का अच्छा प्रसार होगा। भारतीय एकता की जो एक समस्या है, भाषाओं का बहुत अधिक होना, उसका निवारण इस प्रकार है। लेखक बताते हैं कि हिंदी भाषा का यदि दक्षिण भारत में भी उसी रूप में प्रचार हो तो भाषा की एकीकरण की अवस्था जो है वो देश को एकीकृत करने में भी महत्वपूर्ण होगी।